हाय दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे और इस वीडियो में हम 11 क्वेश्चन से देखने वाले हैं। तो 11 का क्वेश्चन है, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, यानी कि हमको इसमें से बताना है कि कौन विषम पूर्णांक नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है ऑप्शन ए में 8Q प्लस में 1। तो यहाँ से जब Q का मान 1 रखेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 8 और गुना में 1 और प्लस कितना है 1। तो इसको जब आएगा इसका आंसर कितना आएगा, 8 और 1 कितना आएगा 9। तो ये क्या हो गया विषम पूर्णांक। और ऑप्शन बी को देखते हैं, जब 8 को हम क्या करेंगे गुना में Q का मान 1 रखेंगे और प्लस में 4। तो 8 गुना में 1 तो 8 ही और प्लस में 4 कितना आएगा 12। तो ये क्या है सम, ये हो गया सम। तो हमको इसमें बताना है कि कौन विषम पूर्णांक नहीं होगा। तो ये सम आ गया, तो ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो होगा सम विषम पूर्णांक नहीं होगा। और ये जितना भी ऑप्शन में दिया हुआ है ये सब जो है विषम पूर्णांक है, क्योंकि जो 8 में मतलब ये देखिए यहाँ पर 1 भी क्या है विषम और 3 भी क्या है विषम और 7 भी क्या है विषम। तो जब विषम संख्या मतलब इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा विषम संख्या ही। और यहाँ ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है ये सम संख्या है, तो सम संख्या को ऐड करेंगे तो आएगा क्या सम संख्या। तो 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। 12 का क्वेश्चन है, यदि ए इजकल टू 2 गुना में 3 और बी इजकल टू 2 गुना में 3 और सी इजकल टू 3 गुना में 5 तथा ए बी सी का एलसीएम 2 गुना में 3 गुना में 5, तो एन इजकल टू क्या आएगा। तो हमको यहाँ बताना है एन का मान कितना आएगा जिसका एलसीएम इतना दिया हुआ है। तो 2 का क्वेश्चन दिया हुआ है, ए इजकल टू में 2 गुना में 3 और बी इजकल टू 2 गुना में 3। तो यहाँ से हमको बताना है कि एन की जगह कितना आएगा। तो इसका ही और ए बी सी का जो एलसीएम दिया हुआ है कितना है 2 और गुना में 3 और गुना में 5। तो ए बी सी का ही एलसीएम कितना दिया हुआ है इतना। तो हमको बताना है कि एन की जगह कितना आएगा। तो एन की जगह कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 3 कितना है 2 है। तो एन इजकल टू क्या जाएगा 2। तो यहाँ से समझने वाली बात है कि यहाँ पर से 3 क्या है एन। तो यहाँ पर क्या है 3 2। तो यहाँ से एन का मान आएगा कितना 2। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। 13 का क्वेश्चन है, 0.49 पर रेकरिंग को P/Q रूप में लिखा जा सकता है जहाँ P Q पूर्णांक है और Q इजकल टू नॉट इजकल टू 0। तो 13 का क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.49 पर रेकरिंग है, तो इसको हमको बताना है P/Q के रूप में। तो यहाँ पर क्या है रेकरिंग, रेकरिंग कहने का मतलब हो गया कि ये संख्या बार बार आएगा। तो इसको हम P/Q के रूप में लिखेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे 49 का है तो 49 लिख देंगे, और जितना संख्या पर रेकरिंग होता है उतना संख्या क्या हो जाता है बटा में 9 आ जाता है। जब भी ऊपर में रेकरिंग रहेगा तो जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा वो बटा में आ जाएगा कितना 9। तो कितना संख्या पर रेकरिंग है 1 2, 2 संख्या पर रेकरिंग है तो बट्टा में क्या जाएगा 2 को 9। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 49/99। ये हमारा हो गया P/Q के रूप में। तो 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। 14 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो इसमें बताना है हमको कि कौन सा परिमेय संख्या है, और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है तो वो परिमेय संख्या हो जाता है और जिसका पूरा नहीं निकलेगा वो अपरिमेय रहेगा। तो ऑप्शन को देख लेते हैं। ये अंडर रूट में क्या है 64 प्लस में 36 और 64 प्लस में 36 क्या आएगा 100। 64 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100, और 100 का वर्गमूल जो होता है कितना होता है 100 का वर्गमूल जो होता है 10। तो ये इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया। तो ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही मतलब क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या को P/Q के रूप में दर्शाते हैं। तो ये 10 को बटा में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो ये हमारा P/Q के रूप में है। तो यहाँ से परिमेय संख्या का मान कितना आएगा ऑप्शन ए, और ये सब जो है पूरा पूरा इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। 15 का क्वेश्चन है, √81/2 है 1। हमको बताना है कि ये संख्या क्या है परिमेय है या अपरिमेय है। तो √81 का वर्गमूल क्या होता है 9। 81 का वर्गमूल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 9, और बटा में क्या है 2। तो 9/2 क्या है परिमेय संख्या है, 9/2 एक क्या है परिमेय संख्या, क्योंकि P/Q के रूप में है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए परिमेय संख्या, क्योंकि √81 का जो पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है। 16 का क्वेश्चन है, दो अपरिमेय संख्याओं 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल है 1। मतलब ये संख्या और ये संख्या को जब दोनों को गुना करेंगे तो जो गुणनफल होगा वो परिमेय होगा कि अपरिमेय संख्या होगा। तो चलिए करके देख लेते हैं।
और जब भी कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आवे तो उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो 16 का क्वेश्चन है कि इतना और इतना का जो गुणनफल होगा क्या होगा। तो चलिए करते हैं। ये हो जाएगा ए प्लस में बी और ये हो जाएगा क्या, ए माइनस में बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में बी का स्क्वायर किया √5 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस √5 का स्क्वायर क्या आएगा 5, और 9 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 4। तो इसका जो है 4 क्या है, एक परिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो 4 हमारा हो गया एक परिमेय संख्या। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इतना और इतना का जो गुणनफल होगा एक परिमेय संख्या होगा। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 17 का क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। तो यहाँ पर था गुणनफल और अब हमको बताना है कि इसका परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल जो होगा क्या होगा। तो 17 का हम एक उदाहरण ले लिए। ये 4 क्या है, एक परिमेय संख्या, और प्लस में √3 भी क्या है, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का क्या होता है, दोनों को जब ऐड करेंगे तो कौन सा संख्या मिलेगा, ये भी हो जाएगा क्या, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आएगा। क्योंकि यहाँ पर जो था क्या था, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, तो इसको क्या बोला था कि अपरिमेय संख्या है। तो ये याद रखना है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो योग होगा वो क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 18 का क्वेश्चन है, 18 तथा 72 का मौसा है। तो 18 का क्वेश्चन है, 18 और 72 का मौसा क्या होगा। तो मौसा इसको कैसे निकालते हैं, पहले इसका गुणनखंड कर देते हैं। तो 18 का गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुना में 3 और गुना में 3, और 72 का क्या हो जाएगा, 2 गुना में क्या हो जाएगा 2 और गुना में हो जाएगा फिर 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 3 गुना में 3। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। तो ये हमारा 72 का गुणनखंड हो गया। तो यहाँ से मौसा इक्वल टू क्या जाएगा, मौसा कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ा लगाएंगे, जो संख्या सेम होगा वही हमारा मौसा होगा। तो 2 और 2 सेम है तो यहाँ से एक 2 आ जाएगा, और क्या है ये 3 और 3 क्या है सेम है तो 3 हो जाएगा, और ये 3 और 3 क्या है सेम तो ये 3 हो जाएगा, और कोई संख्या जो सेम नहीं है। तो यहाँ से हम गुना कर देंगे, 2 गुना में 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18। तो 18 और 72 का मौसा क्या आएगा, 3 दूना 6, 6 तिया 18, मौसा इक्वल टू 18 आ जाएगा। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 19 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। तो यौगिक संख्या उसे बोलते हैं जो एक और अपने अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए, और जो एक और अपने अलावा मतलब किसी से संख्या से नहीं कटे वो होता है अभाज्य संख्या। तो योग संख्या ये जो है 11 एक और अपने के अलावा नहीं कटेगा, तो ये हमारा नहीं होगा। जो कट जाएगा एक और किसी अन्य संख्या के अलावा कटेगा तो ये हमारा क्या होगा, योग संख्या, यौगिक संख्या होगा। तो 11 किसी से नहीं कटता है अपने अलावा और एक के मतलब छोड़ के, और 21 जो है कट जाता है, 7 या 21 में कट जाता है, ये 7 से कट जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये 31 भी किसी संख्या से नहीं कटेगा और 41 भी नहीं किसी संख्या से कटेगा। तो यौगिक संख्या हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 20 का क्वेश्चन है, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड में देखेंगे कि 2 का घात कितना आता है। तो 20 का है, 64 का जब गुणनखंड करेंगे तो ये 2, 3, 2 और यहाँ से 2 बार में लगेगा, कितना आ जाएगा 16, 16 दूना 32, ये 8 दूना 16 और ये 2, 4 दूना में 8 और ये आ जाएगा 2। तो यहाँ से हम 2 को काउंट कर लेंगे, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 2 का घात कितना आ जाएगा 6। तो 20 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 6। 21 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं जो एक और अपने अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो। तो 33 है जो अपने एक और ये 33 जो है विभाजित हो जाता है, 11 तिया में 33 और 39 हो जाता है, 13 6 33 39, ये 13 से विभाजित है और ये 11 से, तो ये हमारा नहीं होगा। जो अभाज्य संख्या होगा वो एक और अपने अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। 38 है जो कट जाता है, 19 से कट जाता है ये, तो ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी में है 31। तो 31 है जो संख्या जो एक और अपने अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 22 का क्वेश्चन है, यदि p और q दो अभाज्य संख्या है तो मौसा होगा। तो अभाज्य संख्या का मौसा जो होता है 1 होता है, क्योंकि वो किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है, वो सिर्फ 1 से कटता है, और जो 1 से कटेगा वही हमारा मौसा होता है, जो पूरा कट जाता है। तो यदि p और q अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा कितना आएगा 1, क्योंकि जो मौसा होता है वो सेम होता है संख्या, तो 1 ही हमारा सेम होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 23 का क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? तो हमारा जो प्राकृत संख्या होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 में अनंत तक जाता है। तो हमारा जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगा क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन सी हो जाएगा 1, क्योंकि प्राकृत संख्या जो होता है 1 से स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1। 24 का क्वेश्चन है, संख्याएं 12, 15 एवं 21 का मौसा होगा। तो चलिए इसका मौसा निकालते हैं। तो 24 का दिया हुआ है, 12, 15 और 21 का मौसा हमको निकालना है। तो पहले इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो ये इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुना में क्या हो जाएगा? 2 गुना में 3, 2 गुना 4 चौतिया 12, और ये हमारा हो जाएगा क्या? 3 और गुना में 5, और ये हमारा हो जाएगा 3 गुना में 7। तो यहाँ पर हमको मिलाना है, अगर तीनों में जो सेम रहेगा वही हमारा मौसा होगा। तो मौसा इक्वल टू क्या आएगा? ये 2 हमारा सेम नहीं है, ये भी नहीं है, और ये 3 देखिए, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, ये तीनों में 3 3 मिल रहा है। तो हमारा मौसा क्या हो जाएगा? 3, और 7 हमारा नहीं मिल रहा है, तो मौसा हमारा क्या हो जाएगा? 3। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 25 का है, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है? तो इसका गुणनखंड करके हमको बताना है कि 2 का घात कितना होगा। तो 25 को गुणनखंड करते हैं, ये 2 से लग जाएगा, 7 दूना में 14, और ये हो जाएगा 8 दूना में 16, और यहाँ से 2 लगाएंगे, 3 दूना में 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 दूना में 18, और यहाँ से 3 से लगाएंगे, ये हो जाएगा क्या? 3 एक कम 3, और ये 3 तिया में 9, और यहाँ से अब लगेगा कितना? 13 सही। अब 13 विभाजित नहीं होगा, तो 156 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 13। तो हमको यहाँ बताना था कि 2 का घात कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 कितना है? 1 और 2, तो 2 का घात कितना होगा? 2। तो 25 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 26 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है? तो यहाँ पर हमको बोला कि सह अभाज्य संख्या क्या होगा। तो सह अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं जो जिसका HCF जो होता है क्या होता है? 1 होता है, जिसका जो हमारा होता है मौसा जो आता है कितना? 1। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है? तो दोनों संख्या का जो मौसा आना चाहिए कितना आना चाहिए? 1। तो जो 1 किसका मौसा आता है? जो अभाज्य संख्या होता है। तो यहाँ हमारा 14 जो है 7 से विभाज्य है, 35 जो है 7 से विभाज्य है, ये दोनों जो है 7 से विभाज्य है, तो ये हमारा नहीं होगा। और ये 18 जो है ये कितना से विभाज्य है? 9 से विभाज्य है। और ये 25 जो कितना से विभाज्य है? 5 से विभाज्य है। और ये कितना है? 13 से विभाज्य है, ये भी 13 से विभाज्य, ये भी 13 से विभाज्य, और यहाँ से क्या है? ये 7 से विभाज्य है, ये 3 से विभाज्य है, और ये भी क्या है? 3 से विभाज्य है। तो सेम संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। अगर सेम संख्या से विभाजित हो जाएगा तो उसका मौसा जो होगा उतना ही हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर बताना है कि मौसा आना चाहिए कितना? 1। तो यहाँ पर मौसा किसका 1 आएगा? तो ऑप्शन बी का आएगा। ये 18 और 25 का जो मौसा आएगा कितना आएगा? 1। तो सह अभाज्य संख्या उसे बोलेंगे जिसका HCF जो आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि ये सब संख्या का जो मौसा जब निकालेंगे तो 1 नहीं आएगा, अन्य संख्या आ जाएगा। और ऑप्शन बी का जो है मौसा कितना आएगा? 1। 27 का क्वेश्चन है, √12 का परिमेयकरण का गुणांक है। तो 27 का दिया हुआ है, √12 का परिमेयकरण होगा। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? ये 12 को लिख सकते हैं हम √ 4 गुना में 3, 4 में 12, और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। तो √2 बार हो जाएगा, और √ में क्या हो जाएगा? 3। तो यहाँ से जो अपरिमेय संख्या होता है उसी को हम बोलते हैं परिमेयकरण, और इसी का परिमेयकरण करते हैं। तो इसको परिमेयकरण करके हमको क्या बनाते हैं? इसको परिमेय संख्या, क्योंकि ये है जो है अपरिमेय संख्या है। और √3 को जब हम गुना करके मतलब परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। तो इसका परिमेयकरण क्या हो जाएगा? √3। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 27 का ऑप्शन ए राइट आंसर। 28 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या हम उसे बोलेंगे जो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है। तो यहाँ पर से ऑप्शन में ए में क्या है? 4 + √7। तो √7 का जो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये हमारा नहीं होगा। और ऑप्शन बी में है 10 + √100। तो 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10, और 10 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20, जो कि हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। 20 जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, क्योंकि 20/1 हो जाएगा, और p/q के रूप में लिख सकते हैं इसको। तो 28 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और ये भी नहीं होगा क्योंकि √3 है, और √5 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 29 का क्वेश्चन है, 0.13 और पर रेकरिंग 13 पर रेकरिंग है। तो हमको बताना है इसको कि परिमेय संख्या में क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में बताएं, पिछले क्वेश्चन में बता दिए कि जितना संख्या होता है उसको हम लिखते हैं क्या? ऊपर, और जितना संख्या पर जो रेकरिंग होता है उतना हमारा क्या हो जाता है? 9। तो एक संख्या 2 संख्या हो तो 2 गुना हो जाएगा बट्टा में। तो ये 13 है तो 13 हो गया, और बट्टा में क्या हो जाएगा? 2 × 9, तो 2 × 9 हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 30 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो यहाँ से हमको बताना है कि कौन परिमेय संख्या है।
तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है वही परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ए का है जो √25, तो 25 का वर्गमूल होता है 5, तो ऑप्शन ए ही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ये √5 का नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।